के 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। इनका नाम है रमेश और ये हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से। 6 अगस्त 1959 19:10। शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्रमा होते हैं पापक। मतलब क्या होगा इसका साधारणतया ध्यान से समझिएगा। अगर जन्म कुंडली में शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्रमा हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये चंद्रमा आपके धन को कंटिन्यूअस नहीं रखने वाला है। अब ना तो ये धन को रखेगा, ना तो स्वास्थ्य को रखेगा, ना तो मन को सही रखेगा और ना व्यक्ति के प्रभावों को एक जैसा रखता है। व्यक्ति के प्रत्येक काम को थोड़ा बहुत रुक रुक करके, जीवन में प्रत्येक काम विलंब से हो, मेहनत करने के बाद हो। पापक होता है चंद्रमा तो बड़ा कष्ट देता है और व्यक्ति का ही नहीं होने देता है। मतलब आपका मन ही पाप का कारण बन रहा है और आपका मन ही पापी हो गया है। अब इसको ऐसा ना समझना कि आप पापी हो, ना ना ना, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो जितना आपके फेवर में और जितना आपके सपोर्ट में होना चाहिए था उतना नहीं है। अब इसके आधार पर आप अपनी कुंडली को समझिए तो कुंभ लग्न की कुंडली बनती है। तो कुंभ लग्न की कुंडली और शनि से जो लोग प्रभावित होते हैं उनका काम थोड़ा बहुत विलंब से होता है। लग्न के अधिपति जाकर के शनि भाग्य में बैठे। अब जरा ध्यान से समझना, सवाल इनका है अर्थ की समस्या कब तक खत्म हो जाएगी। आपकी कुंडली में अभी दशा जो है वो कुंभ लग्न की कुंडली के लिए गुरु की चल रही है। मतलब ये व्यक्ति की कुंडली में गुरु जो जन्म कुंडली में बनते हैं लाभ के अधिपति और जाकर के तुला राशि में अकेले बैठे हैं। पर ये व्यक्ति धन कमाया बहुत है, पक्की बात है, क्योंकि लाभ के अधिपति ने धन को देखा है और धन को नहीं पराक्रम को देखा है। और साथ ही साथ वो लाभ के अधिपति जन्म कुंडली में भाग्य में आकर के जहां के अधिपति शुक्र वापस लग्न को देख रहे हैं। मतलब ये बात कितनी अजीब और अच्छी साबित होती है कि भाग्य का अधिपति लग्न को देख करके व्यक्ति के भाग्यशाली होने का, पूर्वजों के आशीर्वाद के प्राप्त होने का और व्यक्ति के मन के अनुकूल। एक बात और है, यहां पे जब गुरु अकेले बैठ जाएंगे नवम भाव में तो स्थान हानि करो जीव। गुरु को जीव की संज्ञा दी गई है। इसका मतलब यह है कि अब व्यक्ति के जीवन में धार्मिक कृत्य जितने भी होंगे वो थोड़े बहुत कमजोर से रहेंगे या देर से होंगे, या व्यक्ति धार्मिक कृत्य करना चाहे पर उसमें सम्मिलित ना हो या उसमें शामिल होने की स्थितियां थोड़ी देर से बनती हैं, ऐसा हो सकता है। और आपकी कुंडली में तो लग्न का अधिपति लग्न को देख रहा है। लग्न बली जरूर है, इस वजह से व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति का प्रभाव, व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति का आचरण, ये सब बहुत अनुकूलता को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन समस्या जो है वो धन की है। तो धन भाव में राहु केतु का प्रभाव, यहां मीन राशि का अधिपति भाग्यशाली योग बना रहा है। पर गुरु एक बात कहते हैं, बताता हूं। देव गुरु बृहस्पति हर बार यही चिल्ला चिल्ला करके बिलख करके कहते हैं, हे परमात्मा मेरी स्थिति कभी भी राहु केतु और शुक्र के साथ मत बनाना। पर वो बनी है। इनके घर में केतु और राहु का प्रभाव और तुला राशि के गुरु, वो भी अकेले। चलो ठीक थे कि तुला में बैठे थे, पर ये बहुत अच्छी बात है कि व्यक्ति भाग्यशाली साबित हो रहा है कि भाग्य का अधिपति उनके लग्न को देख रहा है। अब जरा गौर करिए तो जन्म कुंडली में एकमात्र ग्रह नहीं, इस पे कई ग्रहों का प्रभाव। तो जन्म कुंडली में चंद्रमा, मंगल और शुक्र। चंद्रमा कौन? जन्म कुंडली के रोग के और ऋण के अधिपति, यानी व्यक्ति ऋण में रहेगा, उसका संबंध हमेशा जीवन में ताना बोना वो बना रहेगा। ये आपके ही। हाँ, अब कुंडली को समझ लेंगे तो खुद को समझ लेंगे। और वस्तुतः हम कुंडली से ये सोचते हैं कि हमें हमारी कुंडली से पंडित जी जो है वो समाधान निकाल के बता देंगे। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो परीक्षित मारे नहीं जाते और अभिमन्यु का सर नहीं काटा गया होता, क्योंकि दैवज्ञ तो वहां भी उपस्थित थे। और विचार करो कि ना तो राजा राम वन में जाते और ना ही भरत को 14 वर्षों तक मिट्टी में सोना पड़ता, मिट्टी के आसन पे। ये सब लिखा हुआ है। ऐसा दुनिया का कोई भी ज्योतिषी नहीं है जो आपको आपकी समस्या का समाधान दिखा सकता है। वो चॉकलेट दे सकता है, खा लो, चूस लो, मन को थोड़ा वो कर लो, पर वस्तुतः समस्या तो आपको झेलनी ही होगी। उसे दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती है। अगर अब एक बात और है जो आपको थोड़ी अजीब लगेगी, पर बता देता हूं। आजकल के YouTube चैनल पे जितने ज्यादा समाधान हैं उनके व्यूज उतने ही ज्यादा हैं, पर मेरे पास समाधान नहीं है। अगर होता तो अपने व्यूज ना बढ़ा लेता मैं? सोच के देखो, अगर होता तो व्यूज ना बढ़ा लेता। वो सारा टीका टोटरम अपने ही वीडियो पे कर बैठता मैं। भ्रमित हो जाते हैं लोग समाधान देख करके।
जितने ज्यादा समाधान उतनी ज्यादा ऊंची फी, और जितनी ऊंची फी उतना बड़ा नाम। पर वो कुछ भी नहीं है मेरे पास। पर हां, आपको आपकी सच्चाई से रूबरू जरूर करा सकता हूं। कुंडली क्या कहती है इसको समझना आवश्यक है। भागने का मतलब यह नहीं होता है कि हाँफते हाँफते मर जाओ। भागने का मतलब होता है जहां रुकने की इच्छा करो, रुक के सुस्ता लो। तो तात्पर्य क्या है? आप भाग्यशाली हो ये तो देख रहे हो, पर भाग्य के अधिपति और जन्म कुंडली के ऋण भाव के अधिपति लग्न को देख रहे हैं। भाग्य और आपके पैतृक संपत्ति का आपसे लाभ हो सकता है, आप उसका लाभ उठा करके अपने ऋण की चुकता पंजी कर सकते हो। दूसरी बात, जन्म कुंडली में मंगल देख रहे हैं। ये कौन है? जन्म कुंडली के ऋण पराक्रम भाव के अधिपति। पराक्रमेश अपने भाव से पंचमस्त जाकर के लग्न को देख रहे हैं। व्यक्ति मेहनत करने वाला है, उसका कम्युनिकेशन बेटर है, वो ट्रांसपोर्ट आदि से संबंधित काम भी कर सकता है, उससे भी कुछ जोड़ करके काम कर सकता है। उसके पास साहस है, उसके पास बल है, उसका पराक्रम, उसका शौर्य, और उसके पास दिव्य देह की प्राप्ति भी है। वो अपनी अवस्था में चाहे जितने भी हो पर हमेशा छोटा दिखता रहा है, और ढाढ़स भी उसके पास हमेशा बनी रहेगी। ये दो चीजें, मतलब ऋण भी हैं और ऋण के अब मंगल जो होते हैं वो ऋण में अपना बड़ा ही एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो मंगल की स्थिति जब छठे भाव के अधिपति के साथ हो रही है तो देना तो नहीं बनता है। लेना चाहते हो तो ले लो, पर देना मत। पर लेने से पहले हमें यह देखना होगा कि धन भाव की स्थिति कैसी है। तो धन भाव के अधिपति षडाष्टक में है पर वो खुश नहीं है, और जन्म कुंडली में 12वें भाव के अधिपति भी लग्न को देख रहे हैं। ये लग्नेश होने के साथ साथ 12वें भाव के भी तो अधिपति हैं, यानी कि इसका भी तो वो कुछ ना कुछ प्रभाव देंगे। और एकादशवें भाव में शनि बैठे हैं जहां पे उनको किसी भी शुभ ग्रह का कोई असर नहीं है। लग्नेश पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, न तो चंद्रमा, न तो शुक्र, न तो बुध, और न ही गुरु, कोई नहीं देख रहा है। इसका मतलब क्या है? लग्नेश खाली। लग्न पे 4 ग्रहों का प्रभाव, 3 ग्रहों का प्रभाव। शुक्र भी देख रहे हैं, वो कौन है? तो जन्म कुंडली के भाग्य के अधिपति। मंगल कौन है? तो मंगल है जन्म कुंडली के साहस, और चंद्रमा कौन? ऋण के अधिपति। अब जरा गौर करिए, तो व्यक्ति ऋण से अपना काम निकाल सकता है, लेकर के काम निकाल सकता है, दे करके नहीं, क्योंकि ये भाव बड़ा बढ़िया बना। सूर्य और बुध बैठे हैं, ये आपस में कौन है? सूर्य सप्तम का अधिपति होकर के छठे में बैठा है, और सप्तम का कारक सप्तम में ही बैठा है। दाम्पत्य और पत्नी से भी आपको सहयोग मिल सकता है। अर्थ की स्थिति कमजोर नहीं है कुंडली में। अब जरा विचार करिए कि ये कमजोर हुए क्यों? 12वें भाव के अधिपति का लग्न को देखना, गुरु एकमात्र अकेले भाग्य के सपोर्ट को कमजोर कर रहे हैं। ऋण भाव के अधिपति का लग्न को देखना, ये चंद्रमा और मंगल यहां बैठ करके व्यक्ति को धनवान तो बनाएंगे और प्रत्येक दिन का आय भी निर्धारित भी कर देते हैं, जिसमें भाग्य का बल भी मिल रहा है। भाग्येश देख रहे हैं मंगल और शुक्र। अब जरा ध्यान से समझिए, तो इनकी कुंडली में बुध जो आश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं, चंद्रमा जो पूर्वा फाल्गुनी के बैठे हैं, ये दोनों ठीक है। बुध स्वयं के नक्षत्र में और चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में, ये बड़ी अच्छी बात। शुक्र उनके साथ बैठा। चंद्रमा और शुक्र व्यक्ति के जीवन में मांगलिक कृत्य की स्थिति भी कमजोर होगी, यहां से गुरु कमजोर करेंगे। गुरु की 5वीं यहां थोड़ी अच्छी डिग्री नहीं है, या थोड़े अच्छे प्रभावों में वो नहीं है, क्योंकि डिग्री की जब हम चर्चा करते हैं तो वो गुरु जो बैठे हैं वो 29 डिग्री के बैठे हैं, और ऐसी स्थिति में नक्षत्र तो उनका ठीक है, विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं, पर ये अनुकूल नहीं है, क्योंकि हालांकि नक्षत्र का बल है, इस वजह से व्यक्ति धार्मिक होगा, सभी लोगों का सम्मान करेगा, बड़े जनों का आदर करेगा, व्यवहार में कई सारी चीजें घटित होती हैं, लाभ भी प्राप्त करेगा। पत्नी सुंदर होंगी, पत्नी धार्मिक होंगी और मुफट भी होंगी, लेकिन वहां पे उसका संपूर्ण सहयोग मिलने के बावजूद भी घर में मांगलिक कृत्य के घटने का प्रभाव कमजोर होते देखा जा रहा है, क्योंकि गुरु मृत प्राय है। और धार्मिक कृत्य कौन कराता है? किसी भी प्रकार का सुख कौन देता है? किसी भी प्रकार से घर में मांगलिक कृत्य कौन कराता है? बेटियों का विवाह कौन कराता है? बेटों की शादी कौन कराए? गुरु। पर वो कमजोर इस वजह से नहीं, और उनकी दृष्टि भी तो कहां पड़ रही है? लग्न पे। तो इस वजह से व्यक्ति खुद तो धार्मिक है और खुद पराक्रमी भी है, क्योंकि पराक्रम के अधिपति भी लग्न को देख रहे हैं, और पराक्रम भाव पे गुरु की दृष्टि भी है जो कि लाभ के अधिपति हैं, पर वो जन्म कुंडली के धन के भी अधिपति हैं। तो धन और लाभ के अधिपति पराक्रम को देख रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति में नेचर वाइज वो पराक्रमी भी होता है, पर स्मूथ होता है, बहुत ज्यादा कट्टरवादी और कट्टर मेहनती नहीं है। किया तो है, पर वो मंगल के बल के कारण किया है, वो गुरु के कारण नहीं। और उसके पराक्रम का परिणाम तो यहाँ के अधिपति बुध जो है जन्म कुंडली में वो अस्त हो रहे हैं, जिसके कारण, हालांकि अस्त होने के बावजूद भी बुध परिणाम देते देखे गए हैं और देते हैं, उनको अस्त होने का दोष नहीं लगता है, वो जन्म कुंडली के छठे में बैठे हैं। ये कभी कभी व्यक्ति को धन के लिए बड़ा मशक्कत भी करवाने लगते हैं,
ये एक स्थिति है। तो सूर्य और बुध छठे भाव को, आप अपना बल कमजोर ना करो। अभी आपकी कुंडली में शनि की दशा आ रही है और वो अभी जन्म कुंडली में आपकी कुंडली के लिए शुभदायी है। कुंभ लग्न की कुंडली के लिए वो भाग्य में, लाभ में जाकर के बैठा है, लग्न पे उसकी दृष्टि है और ये 2021 के 9वें महीने की 14 तारीख से जो चलेगा अगले 3 वर्षों तक, 2024 के तीसरे महीने तक। इसलिए कि अगर व्यक्ति के जीवन में धार्मिक कृत्य नहीं हो रहा है तो पहले घर में पूजा पाठ कराइए, पितरों की शांति कराइए। पहले पितरों की शांति जरूरी है और उनकी आराधना आवश्यक है। उसके लिए तो आपको मुझसे संपर्क करना होगा। वो उपाय तो मैं सारा इस कुंडली का बताऊंगा, वो आप निश्चिंत रहो। पर ये कुंडली है। अब जरा नौमांस में आइए, या धन पे ही, लग्न पे ही आते हैं। यहां पे देखिए राहु की भी दृष्टि है। एकमात्र जो है वो जन्म कुंडली में द्वितीय भाव पे राहु का संबंध है और द्वितीय भाव के अधिपति गुरु स्वयं के नक्षत्र में मृतप्राय, 12वें के अधिपति लग्न को देखा, ये दरिद्र योग बना रहे हैं। उसके बाद जन्म कुंडली में छठे भाव के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, ये एक कमजोरी वाली बात। अष्टम भाव के अधिपति बुध जाकर के जन्म कुंडली में विपरीत परिस्थिति का निर्माण कर रहे हैं, पर उसके पास किसी भी शुभ ग्रह का कोई परिणाम नहीं है और नहीं प्रभाव है। इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, तो खाली विपरीत विपरीत ही बना रहे हैं, विपरीत से कुछ अच्छा बना नहीं रहे। और वो विपरीत किसका बनेगा, क्योंकि अष्टम भाव है बुध का और वहां पे राहु खुद बैठ करके व्यक्ति के जीवन में इतना ज्यादा नेचर वाइज, इतना ज्यादा उसको सोचने वाला बना देते हैं कि दिमाग फट जाए, परेशान हो जाता है व्यक्ति। और सवाल इतना कि पूछो मत, सवाल इतना कि पूछो मत। दशा तो गुरु की है, इस वजह से थोड़े शांत हो आप, नहीं तो अगर यही दशा बुध की चलती तो कष्ट दे देता, और यही दशा अगर चंद्रमा की चल जाती तो फिर भी और मशक्कत इतनी बढ़ जाती कि पूछो ही मत। पर फिर भी ठीक है। अब हम इसी कुंडली को धन के लाभ के बारे में सोचते हैं। लाभ भाव के अधिपति मृतप्राय, धन के अधिपति मृतप्राय, और लग्न को ऋणेश देख रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति का संबंध कमजोर और ऋण में रहने का योग बनता है। ऋण से मुक्त होने का भाव 12वां, यहाँ के अधिपति ही लग्न को देख रहे हैं। तो एक बात और है कि सूर्य और बुध की दृष्टि है, जो व्यक्ति को कभी भी ब्राह्मणों का अनादर ना करे। व्यक्ति पूजा पाठ करता हुआ अगर चाहे तो ऋण की चुकता पूरी कर सकता है, वो कर सकता है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव कमजोर नहीं है। अगर वो छठे में बैठा है तो लक्ष्मी कमजोर आ रही है जरूर, अपनी राशि की तरफ बढ़ रहा है तो उसके पास बल है। उस भाव से जो ऋण की मुक्ति का भाव है, वहां से केंद्र में गुरु एक शुभग्रह बैठे हैं, तो इसका बल भी बढ़ेगा। अगर हम थोड़े से सूर्य की आराधना कर लेते हैं तो निस्संदेह सूर्य और बजरंगबली की पूजा इस कुंडली में बनती है। और उसके बाद सूर्य की पूजा करने का मतलब है साक्षात भगवान नारायण की उपासना, आप वो कर लो, पर वो बताऊंगा मैं। उसके बाद नवमांश कुंडली पे आइए। ये धनु का नवमांश बना, जिसके अधिपति गुरु उसे देख रहे हैं शनि के साथ, जो कि दशम और तृतीय और द्वितीय भाव का अधिपति है। यहाँ सूर्य बैठे हैं। कठोरता कभी कभी देते हैं, पर पत्नी कठोर बोलती है, पर सत्य बोलती है, उनके पास झूठ नहीं है और वो बड़ी अच्छी भी हैं, क्योंकि गुरु और शनि हैं तो थोड़ी बहुत कठोरता तो रहती है, ये स्वाभाविक एक बात होती है। चंद्रमा नवम भाव में बैठे हैं, सिंह राशि का निर्माण कर रहे हैं, इस वजह से भी ये बात बनती है। मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली में यहाँ बन रहा है, व्यक्ति के जीवन में प्रेम रहता है और दाम्पत्य कभी भी खराब नहीं होता। हाँ, पर यहाँ भी एक बात तो दिख रही है कि व्यक्ति की कुंडली में बुध सूर्य का छठे में जाना व्यक्ति को लग्न कुंडली में जहां मजबूती से स्थिति को बना रहा है, व्यक्ति के बब्बर होने का, उसके पास अपना बल है, उसके पास अपना बल है। और दरअसल वो हमेशा ही दूसरों के कारण पिसता रहा है, हमेशा ही दूसरों के कारण पिसता रहा है, ये बात है। और दूसरी बात कि राहु यहाँ पे, इस वजह से यश ना मिला। और यह दशमांश कुंडली को समझिए तो दशमांश कुंडली में लग्न बना मेष का, यानी कि यहाँ के लग्नेश शनि, यहाँ के लग्नेश गुरु और यहाँ के लग्नेश मंगल। नवमांश और दशमांश के मित्र होते हैं परस्पर लग्नेश। यहाँ के लग्नेश जो है वो गुरु की राशि में बैठे हैं और यहाँ वो आकर के किसकी राशि में बैठ रहे हैं, जन्म कुंडली में बुध की राशि में, मित्र की राशि में बैठे हैं। मित्र के नवांश में गया लग्नेश, अच्छा कहा जाएगा। यहाँ चंद्रमा जो है वो सिंह का बैठा है, यहाँ वो जन्म कुंडली में सिंह का बैठा है। चंद्रमा की दशा मैंने जो बात में शुरू में कही थी कि कमजोर जाएगी, वो आरंभ में कष्टदायक होगी लेकिन अंत उसका बड़ा बढ़िया होगा, चाहे अंतर में हो चाहे परतंत्र में हो, किसी में भी हो। आरंभ कष्ट हो सकता है पर अंत अच्छा। मंगल यहाँ जन्म कुंडली में सिंह के, यहाँ मंगल जो है वो जन्म कुंडली में कन्या के। बुध के नवांश में गया मंगल अच्छा परिणाम देता है। ग्रह के स्थिति को समझिए, वो अपने आप को हमेशा ही फिर से रिहैबिलिटेट कर रहा है, मतलब वो खुश हो रहा है, अप्रसन्नता की स्थिति में नहीं जा रहा है, क्योंकि नवांश का वो लग्नेश, दशमांश का वो लग्नेश है। और जरा गौर करिए तो दशमांश कुंडली में मंगल उच्च के हो रहे हैं, लग्न के अधिपति। व्यक्ति का कर्म क्षेत्र हमेशा शुरू से ही बेहतर रहा है और उसको और भी बेहतर बनाने के लिए आपको अगर हो सके तो अपने पुत्र का सहयोग ले लेना चाहिए। अगर नहीं है
तो फिर किसी को हायर करिए जो आपके काम को संभाल सके। मंगल उच्च के और गुरु भी उच्च के, प्रायः ये कई बार कमजोर भी हो जाते हैं, लेकिन एक बात कहूंगा कि नवम भाव में ही चंद्रमा यहाँ भी बैठा है, यहाँ पे नवम भाव में गुरु और यहाँ पे नवम भाव में चंद्रमा। तो चंद्रमा वर्ग उत्तम भी हो रहे हैं भाव से, नवमांश कुंडली में भी नवम भाव में बैठे, दशमांश कुंडली में भी नवम भाव में बैठे। गुरु और चंद्रमा का संबंध कैसा? तृतीय एकादश में। यहां गुरु और चंद्रमा का संबंध कैसा? तृतीय एकादश में। यहां गुरु और चंद्रमा का षडाष्टक। समस्या की जड़ है यहां। मतलब क्या है? आप कुछ और ढूंढ रहे हो पर मिल तो वो रहा नहीं है, क्योंकि लग्नेश लग्न को देख रहे हैं। देखिए एक बात बताता हूं, दरअसल कई बार चीजें हम लग्न कुंडली में ढूंढ रहे होते हैं, पर जैसे जैसे चार्ट में आगे बढ़ते जाते हैं हमें चीजें पोल की तरह खुलती जाती हैं। पोल तो अब खुली क्योंकि आपने गौर नहीं किया, तो गुरु और चंद्रमा का संबंध कभी भी कमजोरी की तरफ ही जा रहा है, वो कभी भी मजबूत नहीं हो रहा है। फाइनली गुरु और चंद्रमा जब ठीक हो जाते हैं तो व्यक्ति का अंत बड़ा अच्छा भी हो जाता है। तो व्यक्ति ने कभी किसी को सुना ही नहीं है, उसके गलत निर्णय उसके पश्चात आपके कारण बन रहे हैं, और जेब में भले पैसे हो ना हो पर वो बांटने में मशगूल है, और अपनी स्थिति समझा नहीं है, और अपने खर्च को सीमित नहीं किया है और ना कर रहा है। तो पहले तो अपने एक्सपेंस को एनालाइज करिए, उसे देखिए कि वो कहाँ हो रहा है, और एक एक पैसे को अपने आप को इकट्ठा करने का प्रभाव जागृत करना होगा। अगर हो सके तो अपने पूर्वजों की संपत्ति से आपको लाभ मिल सकता है। उसके बाद अपने व्यवसाय पे आप और भी खर्च कर सके, उसे और भी बेहतर बना सकते हो, या काम पे अपना फोकस और बढ़ा करके, क्योंकि दशमेश जो है शनि, वो जाकर के जन्म कुंडली में लाभ में बैठे हैं। आपका कर्म और कैरियर ठीक है, वो कमजोर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जो कैरियर दशमांश कुंडली का अष्टम भाव है, वहां का अधिपति स्वयं उच्च का होकर के बैठा है। वो खराब कैसे है? व्यक्ति के पास तो हमेशा ही दिमाग है, उसके पास बिल्कुल काम करने की शक्ति भी है, और वो प्रभावित करने की क्षमता भी रखता है, क्योंकि मंगल उच्च का है, लग्नेश उच्च के हो रहे हैं दशमांश कुंडली में। वो कमजोर कैसे? नहीं, ये वक्त था जो इसने आपको कमजोर किया था। आप गौर करो, राहु की दशा से गुजर के आए हो। हाँ, राहु की दशा जो थी, और आपकी कुंडली में राहु कमजोर और अशुभ दोनों ही है, क्योंकि वो जहां बैठा है हस्त नक्षत्र में, उसका अधिपति चंद्रमा ऋणेश है और सप्तम में बैठा है। परेशान तो करेगा, ऋण में डालेगा। राहु की दशा में ऐसा नहीं है कि आपने धन नहीं कमाया होगा, जरूर कमाया होगा, पर आते आते सारी चीजें सूख जाती हैं, और जहां से आती हैं वहीं वापस चली जाती हैं। पर गुरु वो भी बहुत अच्छे तो बैठे नहीं है, क्योंकि कुंभ लग्न की कुंडली के लिए वो पापी भाव के अधिपति होते हैं, और धन भाव के अधिपति होकर के षडाष्टक का ये महाभाग्यशाली योग है, ये महाधनी योग भी है, क्योंकि धन का अधिपति अगर भाग्य में बैठे तो महाधनी योग बनता है। महाधनी योग तो कई प्रकार से बने, व्यक्ति जीवन में धन भी कमाया है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि व्यक्ति के पास शुरू से ही अकर्मण्य रहा है और धनवान नहीं है, क्योंकि लाभ के अधिपति ने जन्म कुंडली के पराक्रम और लग्न को देखे हैं, लग्नेश लग्न को देखे। तो ये स्थिति लग्न पे शनि, गुरु, चंद्रमा, मंगल, इतने सारे ग्रह हैं, 5-5, 4-4 ग्रहों का प्रभाव। तो इतने सारे ग्रहों के देखने के कारण भी कई बार लाभ भी मिलता है, कई बार नुकसान भी होता है। पर चंद्रमा जो है वो व्यक्ति को बल नहीं दे रहा, सूर्य जो है वो व्यक्ति को बल नहीं दे रही, ये दोनों ही कमजोर हो रहे हैं। इस वजह से ही व्यक्ति की कुंडली में ऋण में जाने की, और व्यक्ति के जीवन में सूर्य जो है वो रेगुलेट करता है, बैलेंस बनाता है कुंडली को किसी भी तरीके से। जीवन में प्रत्येक क्षेत्र को बैलेंस करने वाला अगर सूर्य कमजोर रहा तो बैलेंस नहीं कर पाओगे, और वो हो रहा है। अपने आप को बैलेंस करने के लिए आपको सबसे पहले मंत्रों के जप की आवश्यकता है। खुद को पहचानो, मंत्र जप पे बल दो। आप 1959 के हो, अब इस अवस्था में तो आप समाधि भी लगा सकते हो, इतनी ज्यादा वृत्तियां कमजोर अगर नहीं है तो। पर सवाल आपके विशेष थे नहीं। हाँ, विवाह वगैरह की स्थिति आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति में ही आती है। आप अगर कुछ करना चाहते हो घर में मांगलिक कृत्य, तो मैं एक बात कहूं, अगर तो अभी शुरू हुई है बात, गुरु में गुरु थे इस वजह से थोड़े कमजोर थे, पर वो बहुत अच्छे बैठे भी नहीं हैं, इस वजह से उनकी दशा थोड़ी कमजोर सी भी जारी है। नवमांश कुंडली में वो केंद्र में आ रहे हैं पर शत्रु के घर में बैठ रहे हैं, लेकिन परिवर्तन भी हुआ है। कैसे? गुरु और बुध का, ये अच्छी बात है। पर दशमांश कुंडली में गुरु और बुध को देखो तो गुरु और बुध जो है वो जन्म कुंडली में तृतीय एकादश में, और गुरु और चंद्रमा षडाष्टक, ये 2-3 चीजें कमजोर भी हो रही हैं। पर नवमांश में जाकर के और दशमांश में जाकर के गुरु की स्थिति अच्छी भी हो रही है, क्योंकि लग्नेश होकर के लग्न को देख रहे हैं। कम से कम यहां वो लग्न को यहां भी देख रहे थे, नवमांश में भी देख रहे हैं, और लग्न में भी उच्च, दशमांश कुंडली में भी उच्च के हैं। तो गुरु की दशा फाइनली अच्छी जा सकती है। अब थोड़ा फोकस बढ़ा दो, और पूजा और पाठ और आराधना में वो मंत्र कौन सा जपना है, वो पूजा कौन सा करना है, क्योंकि आप करते तो बहुत कुछ हो गए, क्योंकि धर्म भाव में गुरु बैठे हैं तो ये करवाते तो बहुत कुछ है, पर असंतुलित हो रहा है वो, इसे हमें समझना होगा। दशाओं में आपकी कुंडली में एक बात है कि कोई भी ग्रह बहुत ज्यादा अस्त नहीं है, मतलब होता कि बहुत सारी कुंडलियों में बहुत सारे ग्रह अस्त होते हैं,
इससे कुंडली को नेचर कम मिल जाता है, कमजोर मिल जाता है, पर वो स्थिति नहीं है। केंद्र में 3-3, 2-2 शुभ ग्रहों का बैठना, चंद्रमा और मंगल का लक्ष्मी योग बनाना, मंगल का दशम स्थान को देखना और मंगल का लग्न को देखना, ये सारी चीजें, और जन्म कुंडली में मंगल का धन भाव को देखना। राहु और मंगल का प्रभाव धन भाव पे व्यक्ति को कई बार धन के लिए विदीर्ण कर देता है और परेशान कर देता है। जन्म कुंडली में 12वें भाव के अधिपति का लग्न को देखना, जन्म कुंडली में लाभ भाव के अधिपति का लग्न को देखना, ये सारी स्थितियां धन के आगमन के कारण भी सिद्ध करा रहे हैं। और निस्संदेह एक बात जो इस कुंडली को सबसे ज्यादा कमजोर कर रही है, बताऊं वो क्या है? आपकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा का षडाष्टक में जाना, आपकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा का कमजोर होना, और उससे भी ज्यादा जरूरी ये कि सूर्य और चंद्रमा दोनों कमजोर साबित हो रहे हैं। एक को पक्ष का बल नहीं है और दूसरा रोग में बैठा है, बस इतनी सी बात है। पर नेचर वाइज ये कुंडली धन के लिए कमजोर नहीं है। हाँ, वो एक खराब दशा को पार करके दूसरे ही कमजोर दशा में आ रही है, इस वजह से ये थोड़ी कमजोरी वाली बन रही है। पर इसको पूजा पाठ से, मंत्रों के जप से निसंदेह ठीक किया जा सकता है। कुछ इसी तरीके से अपने कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।